चलो चैप्टर नंबर 20 है और चैप्टर नंबर 20 का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए रहेंगे, उसके साथ हमको क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बना के चलना है। क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इट इज नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटिंग टू दैट ईयर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हाईलाइटर रखना कल से अपने पास, यहाँ से हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ, फिर आपको पीडीएफ यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ, इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ से समझो। इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, मुझको क्या करना है, किसी बिजनेस का ट्रू, यहाँ पे देखो, मुझको क्या करना है, किसी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस कर निकालना है। फिर वहाँ पे लिखा हो फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, मैं इस साल का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस में कब निकाल सकता हूँ। सपोज करते कि मेरा काम क्या है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ या कुछ मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। समझ में आया? तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू क्या होता है, जो मैं फीस चार्ज करता हूँ, लेकिन मेरे अपने खर्चे भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे इंस्टीट्यूट का मालूम मुझे रेंट देना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। मैं अगर होम ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा तो मेरा पेट्रोल का खर्चा हो सकता है, ऑनलाइन पर पढ़ाऊँगा तो और भी मिसलेनियस मेरे खर्चे हो सकते हैं। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात को समझो। इसी साल के जो मेरे पास रेवेन्यू होगी और इसी साल के मुझे एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? सर। पक्का? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इट इज नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटिंग टू दैट ईयर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। पक्का? हाँ तो इस साल की मैं अगर अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूंगा तो एक्सपेंसेस भी मैं इसी साल के रिकॉर्ड करूंगा, आगे पीछे के नहीं करूंगा। वो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू ascertain the net profit for the year ended on 31st March and the rent for the month of the March has not yet been paid, it would be proper to include such rent along with the other expenses of the year। ध्यान से इस चीज को समझना। एग्जाम्पल में वो क्या बोला गया, इफ यू वांट टू ascertain the net profit for the year, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे किसी प्रॉफिट का क्या मिले, मुझे किसी साल का क्या मिले, करेक्ट प्रॉफिट मिले, मुझे किसी साल का क्या मिले, करेक्ट प्रॉफिट मिले। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि एंड रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च हैज नॉट येट बीन पेड। इसका मतलब है कि मैंने मंथ का जो मेरे पास जो मार्च मंथ का जो रेंट था वो मैंने अभी तक पे नहीं करा। मार्च मंथ का जो मेरा रेंट था वो मैंने पे अभी तक नहीं करा। रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च हैज येट नॉट बी पेड। तो बोले इट वुड बी प्रॉपर टू इंक्लूड सच रेंट along with the other expenses of the year। इसका कहने का मतलब है कि अगर मेरा रेंट ड्यू हो गया, अगर मेरा रेंट ड्यू हो गया तो भैया उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। मैंने वो पे करा हो चाहे ना करा, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं रेंट किस तरीके से पे करता हूँ। सपोज करते हैं मैंने कहा अप्रैल का रेंट मैं मई में पे करता हूँ, मई का मैं जून में पे करता हूँ, जून का मैं फिर जुलाई में, फिर इस तरीके से। यहाँ पे देखो ना ध्यान से, एक महीने का जब मेरा रेंट पूरा हो जाएगा तो मैं उसे नेक्स्ट मंथ पे करता हूँ। क्लियर हो रही है बात? एक महीने का मेरा रेंट पे हो जाएगा, मैं उसे नेक्स्ट मंथ पे करता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक की बात करूंगा तो मैं कितने महीने का रेंट पे कर चुका हूँगा? अप्रैल से लेकर मार्च तक। हाँ, कितने महीने का रेंट पे कर चुका हूँगा? एक महीने का। एक महीने का नहीं भाई, अप्रैल सपोज करते मेरा साल चल रहा है अप्रैल 2013 से लेके मार्च 2024 तक, कितने महीने का रेंट पे कर चुका हूँ? सर एक साल का। एक साल का नहीं ना, 11 महीने का। नहीं समझे तुम बात को? यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं तुमको क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। अप्रैल का काउंटेड नहीं रहेगा उसमें। नहीं सुनो, मैं अप्रैल का मई में करता हूँ। अप्रैल जब मेरा ड्यू होता है मैं उसे मई में, फिर मई का जून में, जुलाई का, इस सेम तरीके से एक महीना कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट मंथ पे करता हूँ। क्लियर हो रहा? तो इस तरीके से मैं मार्च का महीना नहीं पे करूंगा ना, मार्च से तो पहले मेरी किताबें बंद हो जाएंगी। मार्च का मैं कब दूंगा? अप्रैल में नेक्स्ट, तब तक तो मेरी बुक्स बंद हो जाएंगी। इतनी बात समझ में नहीं आई? हाँ सर, आ गया। पक्का? हाँ। तो इस केस में मैंने आपको क्या बात बोली कि मैं 11 महीने का रेंट पे करूंगा। मार्च का हम लोग देंगे नहीं, वो अप्रैल में जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर की बुक में रिकॉर्ड। नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। सुनो मेरी बात, मैंने कहा मैं 11वें महीने का तो पेड कर चुका हूँगा और एक मंथ का मेरा क्या रहेगा, ड्यू रहेगा। एक महीने का क्या रहेगा, ड्यू। तो वो कह रहे हैं कि भैया चाहे तुम पेड करो चाहे तुम ना पेड करो, चाहे तुम पेड करो चाहे तुम ना पेड करो, तुम 12 महीने का ही रिकॉर्ड करना। अब थोड़ी सी बात समझ में आई? हाँ। पेड करने से कोई मतलब नहीं है,
जितना तुम्हारा टोटल बन रहा है उसको रिकॉर्ड करना। ओके सर। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब समझ में आ ऐसे आ जाओ, पढ़ के देखो दोबारा से कि फॉर एग्जाम्पल से पढ़ रहा हूं मैं। कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च एंड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च हैज नॉट येट बीन पेड। अभी तक मैंने पे नहीं करा। कौन से महीने का? मार्च का। क्यों नहीं पे करा? क्योंकि मैं उसे अप्रैल के महीने में जाके पे करूंगा। तो बोल रहे इट वुड बी प्रॉपर टू इंक्लूड सच रेंट। आपको उस रेंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। अब क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? क्योंकि मैंने क्या बोला कि भैया आपने चाहे पे कराओ चाहे ना पे कराओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने, ध्यान से इस चीज को समझो, इस मैं उसको मंथ मार्च महीने का ही तो कैलकुलेट करूंगा मैं उसको खर्चे को। भले ही मैं चाहे उसे अप्रैल में पे कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि भैया अब मार्च महीने का ही तो रेंट है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। आगे मैं बढ़ता हूँ। सिमिलरली इट ऑफन हैपन्स दैट सर्टेन इनकम्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एटसेट्रा आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा हो सकता है कि मुझको इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन वगैरह मुझको क्या हो भैया, मैं उसे कमा तो लूँ। अर्न मतलब क्या होता है कि मैंने उसे कमा तो लिया लेकिन मुझको वो अभी रिसीव्ड नहीं हुई। तो यहाँ पर भी कह रहे कि रिसीव्ड हो चाहे ना हो, अगर तुमने कमा लिया तो भैया उसको इस साल रिकॉर्ड कर लो। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही? हाँ सर। चाहे मुझको रिसीव्ड हो चाहे ना हो, अभी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगले उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने वो कमा लिया तो मैं उसको क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। आप थोड़ी सी बात समझ में आ रही? हाँ सर। आगे, एडजस्टमेंट फॉर सच incomes must be made in the current year itself so that the profit and loss may disclose the correct amount of the net profit or net loss and the balance sheet may present the true financial position। अब मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। पक्का? हाँ सर। आगे बोलो क्या बोल रहे हैं? सिंपली स्टेटेड while preparing final accounts it must be detected that whether there is a transaction which has been omitted to be recorded। देखो पहला वाला क्या बोला? which has to be omitted to be recorded in the books। omitted मतलब नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड, तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा वाला which has been wrongly recorded, तो उनको सही करना पड़ेगा। तीसरा वाला of which only one aspect has been recorded, क्योंकि हमारे पास जो ये क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। कई के बार हम क्या करते हैं कि उसका एक एस्पेक्ट तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, दूसरा छूट जाता है, तुमको दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्रीज विल बी पास फॉर सच ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लियर हुआ? यस सर। तीनों चीजें 2-3 बार में बोल लेता हूँ, याद हो जाएगा। पहला वाला कौन सा था? विच हैज बीन ओमिटेड। which has been omitted to be recorded in the books। clear? Okay, sir. which has been omitted to be recorded in the books। सेकेंड था which has been wrongly recorded in the books। which has been wrongly recorded in the books। which has been wrongly recorded in the books। और जो थर्ड वाला था of which only one aspect has been recorded in the books। क्लियर हुआ? यस सर। आगे हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट हम क्यों करना चाह रहे हैं? पहला, टू एसरटेन ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एडजस्टमेंट करेंगे तभी हमको ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। सेकंड वाले में टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, जैसे मैं ये वर्ड बोलता हूँ फाइनेंशियल पोजीशन, दिमाग में क्या आता है आपके? बैलेंस शीट आती है। ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस आता होगा। टू मेक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ओमिटेड, जो छूट गई उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई एरर हुआ उसको मैं रिकॉर्ड सही करूंगा। टू रेक्टिफाई एरर्स कमिटेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। थर्ड, टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ सच एक्सपेंसेस विच हैव अक्रूड बट हैव नॉट बीन पेड। इसको मैंने अभी बताया, ये फिफ्थ वाला पॉइंट जब मैं रेंट के बारे में तुमको दिया था, ये एग्जाम्पल, ये समझ में आया? किसके बेसिस पर हम करते हैं? अक्रूवल बेसिस पर हम करते हैं। ये हमको क्या बताता है कि तुमने भैया पेड कराओ चाहे ना पे कराओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकॉर्ड करो। अगर वो इस साल का है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करो। क्लियर हो गया? अगर मैंने कोई खर्चा कर दिया तो मैं उसको क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी? यस सर। आगे, टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ अ सच इनकम्स विच हैव अक्रूड बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड। अगर भैया अक्रूड मतलब अगर वो मैंने कमा ली, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। क्लियर हुआ? हाँ सर। ये सबके सब ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कितनी है? तो यहाँ पर है मेरे पास 27। ठीक है, एक दो बार बोलता हूँ। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर डेप्रीसिएशन, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, आगे बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, provision for discount on debtors, abnormal loss, charity in the form of goods, goods distributed as free sample, drawings in goods, use of goods in business, implied interest, deferred revenue, expenditure, contingent liabilities, manager's commission on net profit, capital expenditure treated as revenue expenditure, goods sold and dispatches but omitted to be recorded, goods purchased but omitted to be recorded, dishonor of bills, रिसीवेबल्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और ट्रांसफर टू रिजर्व। 27 एडजस्टमेंट है हमारे पास। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं। चलिए, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट while preparing final accounts, the items which are given in the inside the trial balance, items which are given inside the trial balance are written only once। याद रखना, जो कहाँ पे दिए हुए रहेंगे, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए हुए रहेंगे कितनी बार? ओनली वंस। तो बात से पढ़ता हूँ। It must be remembered that while preparing final accounts, the items which are given inside the trial balance are written only once, either in the trading account or in profit and loss account or in the balance sheet। ठीक है जी? Yes, sir. अच्छा, दूसरी ओर, on the other hand, the items which are given outside the trial balance known as adjustment are to be written twice। कहाँ पर? Twice, because the double entry in respect of all this adjustment is to be completed in the फाइनल अकाउंट इटसेल्फ। सिंपल सी बात है कि जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा उसको आपको एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना है, चाहे ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे बैलेंस शीट हो। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको दो जगह पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? यहाँ पर आ जाओ। देखो, मैंने तुमको कहा था कि इन रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखा करो बार बार। जैसे ये दिया हुआ, देखो एडजस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये सब के सब एडजस्टमेंट दो जगह पर जाएंगे। आ रहा है समझ में? एडजस्टमेंट कितनी जगह पर जाएंगी? ट्वाइस, दो जगह पर जाएंगी। ठीक है? यस सर। अब जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, जैसे ये सब चीजें, ये सब एक ही जगह पर जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले क्या आ रहा? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा। तो देखते क्या लिखा हुआ? द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। पिछले साल जो गुड्स नहीं बिका, अनसोल्ड स्टॉक। द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? अब इसको वैल्यू करने का तरीका क्या है? मैंने तुमको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इंपॉर्टेंट है, 10 बार चाहे इसको पढ़ना पड़े समझो। वो क्या बोल रहे हैं, इसको वैल्यू किस तरीके से करते हैं हम इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे। दोनों में से जो कम होगा उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा काम क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। मोबाइल फ़ोन है, मेरा काम क्या है, मैं इसे खरीदता हूँ लेकिन काहे के लिए? बेचने के लिए। खरीद रहा हूँ लेकिन काहे के लिए? क्या है मेरे लिए? असेट है? नहीं, गुड्स है मेरे लिए। लायबिलिटी क्योंकि सर करना है। नहीं, लायबिलिटी क्यों होगा? स्टॉक होगा ये मेरे लिए भाई। ये मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझो, क्योंकि मैंने खरीदा क्यों? बेचने के लिए। खरीदा क्यों? बेचने। समझ में आ रहा? तो मेरे लिए स्टॉक बोलो या तुम इसको गुड्स बोलो। ठीक है? अब सोचो कि सपोज करते मैंने फोन खरीदा, मान लेते हैं 15,000 रुपीज का। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने फोन खरीदा 15,000 रुपीज का, मैं इसको सेल करता हूँ 18,000 रुपीज में। समझना, तो 15,000 इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? 15,000 इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं 18,000 में इसको बेचूंगा अगर, तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी, या मैं मार्केट वैल्यू बोलूंगा। क्लियर हो रहा या नहीं हुआ? हो गया सर। पक्का? तो वो क्या बोल रहे? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट को कंपेयर करूंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कम करूंगा, दोनों में से जो कम होगा उसमें रिकॉर्ड करूंगा। नहीं आया समझ में? आगे सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन गुड्स वर परचेज फॉर ₹1 लाख।
अभी देखो यहाँ पे वर्ड भी देखो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। गुड्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? गुड्स। कितने में परचेस करा? 1 लाख रुपए में परचेस करा। कितने में? 1 लाख। 1 लाख रुपए में। बट एट प्रेजेंट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कंपेयर करके देखो, इमेजिन करो, देखो थोड़ा सा कि भैया मैं कौन हूँ? ट्रेडर हूँ। मैं कौन हूँ? ट्रेडर का काम क्या होता है? सामान खरीदता है और बेचता है। फिनिश गुड्स ही खरीदता है वो जनरली, और फिनिश गुड्स ही क्या कर देता है? आगे बेच देता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा काम, मेरा एक मोबाइल स्टोर है, मैं मोबाइल खरीदता हूँ, आगे बेचता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ, आगे बेचता हूँ। तो जब मैंने सपोज करते कि मैंने, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? मोबाइल मेरे लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। तो जब मैंने गुड्स को परचेस करा तो 1 लाख रुपए का परचेस करा, 1 लाख मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस्ट। लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है कि अगर मैं उसको मार्केट में बेचूंगा, तो जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000। इमेजिन करके देखो, खुद को क्या समझोगे अभी? ट्रेडर। खुद को आप क्या समझोगे? जब मैंने खरीदा, कितने का खरीदा? 1 लाख। जब मैं मार्केट में बेचूंगा कितना मिल सकता है? 1,20,000। 1,20,000। तो अब वो क्या बोल रहे? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। किस पर रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा। क्लियर? तो कॉस्ट कितना था? 1 लाख। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी? 1,20,000। किस में रिकॉर्ड करूंगा? 1 लाख। अब समझ में आ रहा? इट विल बी वैल्यूड एट 1 लाख एंड नॉट ऑन 1,20,000। क्लियर? बट सपोज इफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सेम गुड कितनी होती? 90,000। हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। इमेजिन करके देखो, मैं कौन हूं? ट्रेडर। मैं कौन हूं? ट्रेडर। ट्रेडर का काम क्या होता है? गुड्स को खरीदता है, अपना प्रॉफिट जोड़ता है, आगे बेच देता है, यही काम करता है। मेरा एक मोबाइल स्टोर है, मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा। कितने का खरीदा? 1 लाख। लेकिन कुछ न्यूज आई और उसकी जो एनआरवी थी, एनआरवी मतलब, एनआरवी का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब होता है कि जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिल सकते हैं? जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिल सकते? एनआरवी को ही हम मार्केट वैल्यू से भी जानते हैं। समझ में आया? लेकिन हुआ क्या कि मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल तो खरीदा, लेकिन कुछ न्यूज आई, कुछ भी न्यूज आ सकती है जिसके वजह से उसके प्राइस क्या हो गए? 90,000 में आ गए। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब अगर मैं उसको मार्केट में बेचूंगा भी तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 90,000। तो अब मुझको तो काय पे रिकॉर्ड करूंगा? सर 90,000। 90,000 में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट विल बी वैल्यूड एट 1 लाख एंड नॉट 1,20,000। ये आप समझ गए थे। बट सपोज इफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सेम गुड्स इज 90,000, तो इट विल बी वैल्यूड एट ₹90,000। क्लियर हुआ? डिस्कशन करना है? नहीं सर। ठीक है। अब वो देखो, तो इसमें पूछा गया, तो बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज द एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एंटिसिपेटेड लॉसेस मतलब जो मुझे फ्यूचर में अगर लॉसेस हो जाते ना, मैं अगर 1 लाख रुपए की चीज मैं अगर भैया 90,000 का बेच देता तो मुझे 10,000 रुपीज का नुकसान हो जाता। एंटिसिपेटेड लॉसेस को मैंने पहले ही क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर लिया। तो बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दैट एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। समझ में आया? बट ऑल अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। अब तुम मुझको क्या कहते कि यार 1 लाख रुपए का तुमने मोबाइल खरीदा था, आप उसको बेच सकते थे 120 की, तो ये अनरियलाइज्ड गेन है। क्या गेन हो गया मुझको? नहीं हुआ ना। तुम अनरियलाइज्ड गेन्स को हम लोग क्या करके चलते? इग्नोर करके चलते। क्लियर हो रही है बात? पक्का? हाँ सर। तो क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। किसी में फिर से बताऊं? नो सर, ये क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग आसान है। अगर देखो, तुम्हें इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब आप बनाते थे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर आप लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक बॉट इनटू बुक्स। ओके सर। अब हम इसका देखते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो लिखा हुआ है कि जनरली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जनरली कहाँ पर मिलने वाला है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या चीज बताई थी कि जो आइटम मुझे एडजस्टमेंट में दिए हुए रहते हैं उनको मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ? क्या बोला था? ट्वाइस। याद आ रहा? 2 जगह पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो मुझको वही पहचाने कि 2 जगह कौन कौन सी है। तो अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो एक चीज तो मुझको समझ में आ गई कि भैया 2 जगह पर आएगा। अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता तो एक ही जगह पर आता। अभी फिलहाल वो 2 जगह पर आएगा। तो दिस इज सो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द
अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। उसी के बाद तो पता चलता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का पहले ही पता चल जाएगा? नहीं, नहीं। क्योंकि साल भर तो मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। मुझको तो 31 मार्च को ही पता लगने वाला है ना कि कितना मेरा सामान नहीं बिका। एज सच क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एट द टू प्लेसेस। एक तो कहाँ पर दिखेगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एक याद रखना, एक तो कहाँ पे दिखाओगे? क्रेडिट साइड ऑफ, और दूसरा असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके सर। अब लॉजिक समझ लो दोनों के दोनों। क्रेडिट साइड में मैं क्यों दिखाता हूँ, इमेजिन करके देखो, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक मान लेते कि ना हटाऊं, ध्यान से मेरी बात को समझना। मेरे पास सपोज करते हैं, यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि मैंने 10 फोन खरीदे इस साल। कितने खरीदे? 10। उसमें से मैंने 6 फोन बेच दिए। यस सर। समझ में आया? 10 फोन खरीदे, उसमें से 6 फोन मैंने बेच दिए। 4 नहीं बेच पाया। यस। तो तुम मुझको वो बोलोगे कि भैया इस 4 फोन की भी तो वैल्यू अपनी बुक्स में रखो, आज नहीं बिके कल तो बिकेंगे, तभी तो तुम्हें करेक्ट प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसलिए मैं इसको कहाँ पर दिखाता हूँ? ट्रेडिंग में। क्लियर हुआ? और दूसरी साइड तुम बोलोगे भैया इसको बैलेंस शीट पर भी दिखाओ। मैंने कहा बैलेंस शीट में क्यों दिखाना है? क्योंकि तुमने कहा भैया असेट्स है तुम्हारे लिए। कौन सा असेट्स है? करंट असेट्स है। यस। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, या नहीं आ रही? इसलिए तुम इसको कहाँ पर दिखाओ? बैलेंस शीट पर भी दिखाओ। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हुआ, अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हुआ, तो तुमको पता है इट विल बी शोन ओनली ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ में आया? तो मैं बच्चों को किस तरीके से समझाता हूँ, देखो मैं उनको इस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर चुके हो। एडजस्ट कर चुके हो। बच्चा पूछेगा कि भैया एडजस्ट करने का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि आप उसको परचेजेस से माइनस कर चुके हो। समझ में आया? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो फिर उसको एक ही जगह पर दिखाओ। कहाँ पर? बैलेंस शीट की असेट साइड पर। समझ में आया? तो बच्चा सिंपल सिंपल कैसे समझता है? वो कहता है कि भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पर पे तो आएगा ही आएगा। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? असेट्स है, तो बैलेंस शीट पे असेट्स में तो आना ही आना है। लेकिन अगर वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ तो साथ में कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग में आ जाएगा। कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। क्लियर? If closing stock appears inside the trial balance, it will be shown only on the asset side of the balance sheet, because this means that the entry to incorporate the closing stock in the books has already had been passed. It has already been deducted out of the purchase account given in the trial balance. Clear हुआ? कुछ और चर्चा करूं? नहीं सर। पूरा समझ में आया भाई? रिपीट टेलीकास्ट के लिए दोबारा से देख के समझ सकते हो? हाँ सर। ठीक है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या चीज है? देखो क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ध्यान से मेरी बात समझना। अभी मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। मेरे इंस्टीट्यूट में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। वो ड्यू तो हो गया, लेकिन मैंने उसको अभी तक पेड नहीं करा। क्लियर हुआ? ड्यू तो हो गया, लेकिन मैंने उसको अभी तक पेड नहीं करा, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। समझ में आया? आप मुझे देखते ही सार बोलोगे कि ये तो भैया आपके सर में क्या बन रखी है? लायबिलिटी बन रखी है। लायबिलिटी तो है भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये मेरे सर में क्या बनी हुई? लायबिलिटी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? लायबिलिटी वाला समझ में आ रहा? हाँ सर। तो लिखा हुआ दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड ऑन द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। जब मैं अपनी फाइनल अकाउंट बनाने बैठा तो उस दिन मुझको पता लगा यार इतना तो मैंने बिजली का बिल देना मेरा बाकी है। मेरे लिए क्या हो रहा है? लायबिलिटी हो रही है। क्लियर हो रहा? तो दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड। कब के खर्चे? इसी साल के तो खर्चे ही हैं। ड्यूरिंग द ईयर बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड। लेफ्ट अनपेड मतलब भी देने बाकी हैं ऑन द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। जिस दिन मैं अपनी फाइनल अकाउंट बना रहा था उस दिन देने बाकी हैं। क्लियर हो गया? इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस हैज बीन डिराइव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सोचो, ध्यान से इस चीज को समझो। मुझको उसका बेनिफिट कब मिला? इसी साल तो मिला होगा। मुझे उसका बेनिफिट कब मिला होगा? जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी होगी उसका मुझको बेनिफिट कब वो मिला होगा? करंट ईयर में मिला होगा। लेकिन मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। पेमेंट नहीं की तो मैं क्या बोल रहा हूँ? पेमेंट ऑफ विच हैज नॉट येट बीन मेड। अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी। क्लियर होगी बात? ये नहीं हो रही? तो मेरे सर में क्या बन गई? वो लायबिलिटी बन गई। इतनी मेरी बात समझ में आई? खर्चा तो है ही, देखो भैया एक्सपेंसेस तो है ही। जैसी मैंने इलेक्ट्रिसिटी जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास खर्चा तो हो ही रहा। समझ में आया? अगर मैं उसका बिल दे देता तो मेरा जो बैंक बैलेंस था वो मेरे पास कम हो जाता। नहीं आया समझ में? आया सर।
और अगर मैंने नहीं दिया तो मेरे सर में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। क्लियर हुआ बात? यस सर। यहाँ पे क्या लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल द फर्म्स पे रेंट एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ। इमेजिन करके देखो 1000 पर मंथ का क्या है भैया, रेंट है। तो 12 महीने का क्या बैठता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12,000। यस। इफ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है, ओनली 11 मंथ्स रेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 11,000 हैज बीन पेड, तो रेंट फॉर मार्च 2023 1000 विल रिमेन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। भैया देखो मेरे पास जो रेंट का जो खर्चा हुआ, सुनो यहाँ पर देखना ध्यान से, दिख रहा है तुमको साफ? यस सर। मेरे पास जो खर्चा हुआ वो हुआ 1000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 का तो हुआ ही ना खर्चा, n माइनस, ये समझ रहे हो? हाँ। लेकिन जो मैंने पेड करा, मेरा जो बैंक बैलेंस जो कम होगा, a माइनस जो होगा वो 11,000 से ही होने वाला है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 11, समझ रहे हो? हाँ। लेकिन जो मेरे पास जो लायबिलिटी आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की जो लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1। आया समझ में? कोई दिक्कत? जो अभी देना बाकी है, पक्का? यस सर। अब हम इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं कि मैं फाइनल अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करूंगा। बोलते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड विल बी हेडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तरफ तो क्या करोगे कि जो भी वो खर्चा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप एक तरफ तो क्या करोगे, ऐड करोगे उस कंसर्न एक्सपेंसेस में। ट्रेडिंग का होगा तो ट्रेडिंग में करना, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में करना, और दूसरी और आप उसको लिएबिलिटी साइड पर शो करोगे बैलेंस शीट पर। क्लियर हुआ? यस सर। एक तरफ तो क्या करोगे, देखो अभी मैंने बताया एडजस्टमेंट की हमेशा ट्रीटमेंट कैसी होगी, ट्वाइस होगी। कैसी होगी? ट्वाइस। तो एक तरफ तो वो बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक तरफ तो आप उस कंसर्न एक्सपेंसेस में क्या करना, ऐड करना। समझ में आया? अगर वो ट्रेडिंग में होगा तो ट्रेडिंग में करना, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में करना, और दूसरी और उसको लिएबिलिटी साइड पर शो करना बैलेंस शीट पर। ओके सर, तो बैलेंस शीट फिक्स्ड है, लेकिन ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक दूसरे एंट्री में देखना पड़ेगा कि किस में जाएगा। बस ठीक है सर। ठीक है सर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना, बिकॉज इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। मैं तुमसे पूछ सकता हूँ मैंने तुमसे पूछूंगा कि भाई मुझको बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा है अकाउंट, तो आप बोलोगे भैया पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा था तो मुझको उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन से मेरा बिल आता है, समझना ध्यान से। सुनो मेरी बात, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई कंपनी तो है। अगर मुझको रेंट पे करना है तो मेरा लैंडलॉर्ड कोई इंसानी तो है, तो किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरी और क्या होता है, ये लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। क्लियर हो रही है बात? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। इट रिप्रेजेंट दोज पर्संस टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। इज टू बी मेड का मतलब क्या है, करना बाकी है। ठीक है। इज टू बी मेड मतलब अभी करना बाकी है। क्लियर हुआ भाई साहब? यस सर। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है, कहाँ पे? एग्जाम्पल के बाद देखो Yes, लिखा हुआ एक तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, इसमें से हम लोग को मींस एडजस्टमेंट्स डालने हैं अभी। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं, उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ ट्रायल बैलेंस एज ए 31 मार्च 2023 का। नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आपको पता है कि भैया वेजेस पेड और सैलरी पेड, क्या मैं इन दोनों के ब्रैकेट में n माइनस लिख दूँ, आप समझ जाओगे मेरा मतलब? हाँ सर। आप बोलोगे ना कि भैया दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है। अगर वेजेस पेड ये भी नॉमिनल है, सैलरी पेड ये भी नॉमिनल है, क्योंकि दोनों खर्चे हैं तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट में। क्लियर हो रहा? यस सर। वेजेस पेड, अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझो, ये वो वेजेस है जो मैं दे चुका हूँ, ये वो वेजेस है जो मैं दे चुका हूँ। Yes. देखो क्या लिखा हो, वेजेस पेड 2,20,000, यहाँ पे ध्यान दो बस। सैलरी पेड 55,000, उसको छोड़ दो अभी बुक को। हाँ। यहाँ पर देखो, आप इधर करो चाहिए, हाँ सर। या तुम इस साइड हो, इधर आओ, इधर इस साइड। अब ठीक है थोड़ा? हाँ सर। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, वेजेस पेड है, सैलरी पेड है। तो पेड मतलब मैं दे चुका हूँ, यस सर। यहाँ पे 2,20,000 2,20,000। ध्यान से इस चीज को समझा, और इस क्लास को दोबारा से एक बार प्लीज देखना। यस सर। समझ में आया? चीजें हाँ बहुत सर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अभी डेबिट बाय बैलेंस है तो मैं यहाँ पे n माइनस बोल सकता हूँ। यस सर। तो मैं एंट्री किसकी क्या आ जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये समझ रहे हो? इन दोनों में n माइनस का रूल लग जाएगा, इसमें a माइनस का रूल लग जाएगा। नहीं आया? आगे सर। ये सिंपल जनरल एंट्री है ना। यस सर। जब हम पे करते हैं
तो ये पे हो चुकी हैं। अब वो नीचे एडजस्टमेंट में देखो क्या बात बोली हुई। अब तुमको पता है जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हो कितनी जगह पे जाता है? दो। एक जगह पर। inside इनसाइड the द ट्रायल trial बैलेंस balance एक जगह पर जाएगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दो ये बार ट्वाइस चल जाएगा। यस सर। आया समझ में? हाँ। आपको पता है जो वेजेस है कौन सा खर्चा है? नॉमिनल। नॉमिनल तो अकाउंट है, खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। यस सर। सैलरी कौन सा है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? यस सर। वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता ट्रेडिंग है। में। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में भाई। सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। तो वेजेस और सैलरी समझ में आ रहा है? इतनी पिक्चर बन रही Yes, है। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। सैलरी पेड कहाँ जाएगा? Profit and loss। प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ये मैं इसका मतलब ये मैं दे चुका हूँ, पूरा समझ में आया? एडजस्टमेंट में वो लिख रहे हैं कि वेजेस ₹20,000 एंड सैलरी ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग। अब ये देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब ये देनी बाकी है। समझ में आया? अब सिर्फ इतने में फोकस करो, इतने में फोकस करो कि वेजेस इतना देना बाकी है, मतलब मेरे सर में क्या है? लायबिलिटी है। Yes, सैलरी इतना देना बाकी है, मतलब मेरे सर में क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी। असेट कहाँ से हो जाएगा? Asset liability, sir। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? Yes। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा? बताओ। नहीं सर आ रहा। ये सब चीजें समझ में आई? आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग मतलब भी देना बाकी है। बाकी है। वहां पे एक लाइन थी ना, इज येट टू बी पेड। यस। तो अभी ये देना बाकी है। अगर मुझको वेजेस अभी देना बाकी है, सैलरी अभी देना बाकी है ना, यहीं से तो देख रहा हूँ मैं इनको। भाई खर्चे थे, अभी देना बाकी, तो मेरे लिए क्या बन गए? ये लायबिलिटी बन गई। इतनी बात समझ में आई? बात ये नहीं है। और जो ये वाले दिए हुए कौन से, जो मैं दे चुका हूँ, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो आप एक ही बार रिकॉर्ड करोगे, वंस। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस रहेगा तो आप ट्वाइस रिकॉर्ड करोगे। आप समझ में आया? ये भी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। यस सर। पक्का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एंट्री इनकी समझना। एंट्री क्या बनती है? वेजेस। अच्छा, चैप्टर क्या बोल रहा है कि तुमने अगर दिया हो चाहे ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे आपने पेड किया हो एक्सपेंस, चाहे ना किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक्सपेंस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो, सिंपल सी बात है। यस सर। आ रही बात समझ में? हाँ। एंट्री देखो क्या बनती है, वेजेस डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस में मैं काय का रूल लगाऊंगा? वेजेस में एन माइनस। एन माइनस का रूल लगाऊंगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस में एन प्लस। एल प्लस का रूल L+, लगाऊंगा। हाँ। एल प्लस का। समझ में आ रहा बात या नहीं आ रही? हाँ सर आ रहा। वेजेस में एन माइनस का रूल का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एल प्लस का रूल होता है Liability plus। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यस सर। अब आया समझ में? Yes, sir। तो ये वेजेस ड्यू हैं। समझ में आ रहा? जैसे ये वाली जो वेजेस पेड है, इसकी क्या बनी होगी एंट्री? वेजेस पेड की। वेजेस पेड की सर क्या क्या ये वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट है ना। ये अब ये एंट्री समझ में आई? हाँ, सर। बिना रूल्स के मत करना। सेम सैलरी के साथ, सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पे मैंने काय का रूल N लगाया plus। होगा? एन माइनस का। सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पर लायबिलिटी प्लस। एल प्लस का। अब आ रही मेरी बात Yes, समझ sir। में? कुछ भी चीजों ना समझ में आए जिसमें फिर से मैं बताऊं तो पूछ लो मुझसे। ये वेजेस ड्यू समझे, सैलरी ड्यू समझे। हाँ सर। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। डेबिट बाय बैलेंस मतलब क्या है? ये एन माइनस ही है। क्रेडिट होता तो एन प्लस होते। Yes, sir। इसका मतलब मैंने वेजेस पेड कर दिया, ये मैंने सैलरी पेड कर चुका हूँ। नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में कि वेजेस जो 20,000 है, सैलरी जो 5,000 है, वो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब भी देनी बाकी है। यस सर। क्लियर हो रहा? ये मैं दे चुका हूँ, ये पेड वाला है, ये भी देना बाकी है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ यस सर। अब ये कितनी जगह पे जाती है? ट्वाइस, दो जगह पे जाती है। एंट्री तो करनी है ना। मैंने करा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेज खर्चा तो है ही, चाहे मैंने अभी ना भी दिया तो भी खर्चा है ना। अगर मेरे पे अगर वेजेस ड्यू हो रही है, मैं किससे अगर काम करवा रहा हूँ तो मेरे पे खर्चा तो हो ही रहा है। अभी तक मैंने नहीं दिया इसलिए वो लायबिलिटी बनी हुई। अगर मैं किससे काम करवा रहा हूँ तो मुझे उसको सैलरी तो देनी है, अभी तक नहीं दिया इसलिए वो लायबिलिटी बनी हुई। क्लियर हुई? यस सर। वेजेस ड्यू समझ में आया भाई? हाँ सर। सैलरी ड्यू समझ में आया? हाँ सर। अब इनके इफेक्ट देखते हैं फाइनल अकाउंट में, ध्यान से समझना। इफेक्ट देखो, ट्रेडिंग में क्या दिख रहा? आपको पता है कि मैंने बताया था ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट होता है। नॉमिनल। यहाँ पर हम एन माइनस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर हम एन प्लस रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा खाता होता है? नॉमिनल। यहाँ पर हम एन माइनस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर हम एन प्लस रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पे वेजेस आ रहा, इसको बोलो कौन सा खर्चा है? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। वेजेस कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो 220 ये कौन सा जो मैं पे कर चुका हूँ? 220 कौन सा जो मैं पे कर चुका हूँ? 20,000 को कौन सा है जो अभी आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग पे करना। समझ में आई बात? Yes, नहीं, sir। मुझे इस 12 महीने की कहानी रिकॉर्ड करनी है। मुझे 12 महीने की कहानी रिकॉर्ड करनी है, चाहे मैंने पे कराओ चाहे ना कराओ, उससे कोई मतलब नहीं है।
सिंपल Recorded होना सा चाहिए। लॉजिक। हाँ, तो ये वाला वेजेस को कौन सा है जो मैं पे कर चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा जो भी देना बाकी देना है। बाकी है। तो इस साल का टोटल मेरे पास खर्चा हुआ 240 का, नहीं आया समझ Yes, में? sir. आगे सर पक्का? पक्का। कौन सा खर्चा है ये? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। इसलिए कहाँ पर आ रहा है? ट्रेडिंग में आ रहा है। अकाउंट। अब सेम लॉजिक सैलरी पर लगाओ। ये कौन सी है जो मैं दे Indirect चुका expense हूँ? है। ये कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ये जो Profit and 55,000 की जो सैलरी है ये कौन सी जो मैं दे चुका हूँ? दे चुके। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी जो देनी देना बाकी है। बाकी है। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं परेशानी सर। किसी तरीके की? नहीं। तो टोटल 60,000 पक्का। हाँ। अब ये इसका एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया। समझ में आया? अब सेकंड देखो, बैलेंस शीट पर ध्यान दो। लिएबिलिटी है तो मैंने लिएबिलिटी वाली साइड पर दिखा दिया लिख के, आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। कई बच्चे ये 5,000 लिख देते हैं, ये नहीं लिखना भाई, बच्चे ये भी लिख देते हैं। ये तो नहीं। पहले ही रिकॉर्डेड था जो बुक में था। ये तो टोटल हो गया। आपको सिर्फ लिएबिलिटी तो वही रही जो मैंने नहीं दिया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 5,000। क्लियर हुआ? टोटल और रिकॉर्डेड पार्ट नहीं लिखना है, सिर्फ जो नहीं रिकॉर्डेड है वही लिखना है। ऐसे मत समझो, सिर्फ दिमाग लगा के चलो। तुम कहोगे भाई ये जो 240 है इसमें तो दोनों चीजें आ रही है ना, ये तो आप पे कर चुके हो, ये 220 तो आप पे कर चुके 220, सिर्फ यही तो बनेगी लिएबिलिटी। हाँ तो सर। फिर मैं यही रिकॉर्ड करूंगा, बात खत्म। ओके सर। ये सैलरी जो मैंने नहीं दी उसे वही तो लिएबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो बनेगी लिएबिलिटी, वो सॉरी है 5,000। अब आया समझ में या नहीं आया? आगे सर पक्का? पक्का। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब नोट पढ़ के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पूरे चैप्टर के नोट अभी साथ साथ बना लेना। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है? जो देना बाकी है। लिएबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी देना बाकी है क्या होता है भाई? लिएबिलिटी। Liability। हैव बीन मेंशन्ड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होता, हो सकता था कि भैया यहाँ पर लिखा हुआ होता, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, हो सकता था। हाँ। बिल्कुल हो सकता था। तब क्या दिमाग लगाते हैं? इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैज बीन मेंशन्ड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे विल बी शोन ऑन द लिएबिलिटी साइड ओनली। तब आप उसको सिर्फ कहाँ पे दिखाओगे? Liability, लिएबिलिटी profit साइड and पे loss दिखाओगे। and समझ में आई बात या नहीं आ Yes, sir। रही? लॉजिक समझ में आ रहा? हाँ, sir। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बता रहा है? जो भी देना बाकी है। बाकी है। क्लियर हुआ? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस रहेगा तो एक ही जगह पर आता है, यस सर। एक ही जगह पर आता है। कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे आप Balance उसको? बैलेंस शीट में, लिएबिलिटीज ओनली। यस सर। बिकॉज इट मीन्स दैट इट हैज ऑलरेडी बीन एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस। क्या मतलब है? कि ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया होगा। Yes, sir। क्लियर हुआ? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिर्फ क्या हो जाएगा? एक Balance रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब वो मुझको बताएगा कि जिसके मैंने पैसे देने देना बाकी हैं, है। जिसके मैंने वेजेस देना है, जिसका मैंने सैलरी देना है। और उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब काय का रूल लगेगा उसमें? एल प्लस का। काय का? एल प्लस। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिख सकता है वो, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो भी मतलब अमाउंट होगी। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नोट समझ में आया? हाँ। ठीक है। देखो तुम इसको जब तुम एक और बार फिर से देखोगे ना, तुम्हें सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा? यस सर। एक बार पूरी वीडियो पूरी दोबारा से रिवाइज करना, पूरा थोड़ा सा 1.5 में ऐसे करके पूरा देख लेना, ठीक। तब पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ध्यान से इस चीज़ को समझो, ये क्या है? प्रीपेड मतलब मैंने पहले पे कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने मुझे एडवांस फी पे करी है, यस सर। तो जब आपने मुझे एडवांस फी पे करी तो आपके लिए वो क्या बन रहा? असेट्स। और मेरे लिए वो क्या बन रहा? लायबिलिटी। मुझे तो महीने भर तक पढ़ाना ही है और आप महीने भर तक पढ़ोगे, क्योंकि आपने क्या करा? प्रीपेड एक्सपेंसेस करा। नहीं आया समझ में? आगे सर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन वो भी एक्सपायर नहीं हुआ। या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक ही बात है। समझ में आया? हाँ। या मैं इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल सकता हूँ, जैसे हम रिचार्ज कर देते हैं, रिचार्ज अगर है ना फोन का, हाँ, हाँ। रिचार्ज वगैरह करा। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस मतलब मैंने खर्चा कर दिया लेकिन अभी उसका बेनिफिट मिलना है पूरे महीने भर तक। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। Advance। क्लियर? तो ये सबके सब क्या बनते हैं? आपके असेट्स बनते हैं। असेट्स ही तो बन गए। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्योंकि आपको महीने भर तक बेनिफिट मिलेगा। हाँ। तो दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब इस साल, ये मेरे पास करंट ईयर है, मैंने अगले साल के लिए कुछ पे कर दिया। यस। आया समझ में? हाँ सर। तो ये रिकॉर्ड होएगा क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर की बुक्स अभी अभी दिमाग लगाएंगे।
इतनी मेरी बात समझ में आ रही। दीज आर द एक्सपेंसिव विच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। पहले ये लॉजिक समझे, इस साल मैंने अगले साल के लिए पे कर दिया। हाँ. तो बोले ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ, इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सच पेमेंट्स विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बेनिफिट कब मिलेगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, लेकिन मैंने पे कब कर दिया? अभी करंट ईयर में। पक्का? हाँ. अब देखते हैं, अब हम इसकी ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट देखो क्या लिखा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस। अब समझे जो तुमने मुझे कहा? यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इस बार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया सर। माइनस करना पड़ेगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड क्या होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की? एन माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरी तरफ हम इसे असेट साइड पर शो करेंगे। किस साइड पर? एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब आया समझ में? हाँ सर। जैसे कि और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये कौन सा होता है? ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। समझ में? इट विल रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू हुम द पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। हैज बीन मेड इन एडवांस। नहीं आया समझ में? आगे सर। पक्का? हाँ। एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है भाई। Yes. यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ है यस सर। और कहाँ पे लिखा हुआ? डेबिट में। Yes. तो ये इंश्योरेंस पेड होगा। एन माइनस का रूल लगेगा इसमें। हाँ सर। 20,000 मतलब इतना आप इंश्योरेंस आप दे चुके हो, इतना आप इंश्योरेंस दे चुके हो। क्लियर हुआ? काय का रूल लगेगा? एन माइनस का। इतना आप दे चुके हो। यस सर। और नीचे क्या लिखा हुआ? प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹5,000। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 20,000 को मैं बोल सकता हूँ 15,000 प्लस 5,000। ये आया समझ में? आया सर। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 5,000 तो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया होगा। क्लियर? फिर से समझाता हूँ। 31 मार्च 2023 तक इंश्योरेंस हम कितना पे कर चुके हैं? 20,000। कितना पे कर चुके हैं? 20,000। मैंने कहा इस 20,000 को आप इस तरीके से समझो 15,000 प्लस 5,000। 15,000 प्लस 5,000। ये जो 5,000 है आप किसके लिए पे कर चुके हो? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस साल क्या करोगे? इसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 5,000। क्लियर हुआ? यस सर। और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास क्या होता है? असेट्स बनता है। अब एंट्री देखो, जब मैंने इंश्योरेंस पे किया होगा, जब मैंने सॉरी इंश्योरेंस पे किया होगा, एंट्री मैंने क्या लिखी होगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। 20,000 और 20,000। रूल मैंने क्या लगाया होगा यहाँ पे? एन माइनस का रूल, यहाँ पर ए माइनस का रूल। यस सर। बाद में जाके मुझको पता लगा कि इसमें 5,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो कम करना पड़ेगा। अकाउंट्स में कम करने का तरीका क्या है कि जो चीज डेबिट में लिखी उसको क्रेडिट में लिख दो। तो मैं अगर इसको 5,000 से यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं 15 में पहुंच गया। 20,000 से डेबिट हुआ था, 5,000 से क्या हो गया? क्रेडिट तो माइनस हो गया। ऑलरेडी मैं 15,000 में पहुंच गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस में काय का रूल लगा दूंगा? ए प्लस का। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का? पक्का। पूरा क्रिस्टल क्लियर है? हाँ। ठीक है। इफेक्ट हम देखते हैं कि भैया इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा। तो ये मेरे पास क्योंकि इंश्योरेंस था, ये मेरे पास कौन सा खर्चा है? एन माइनस हो जाएगा। यस सर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कहाँ पर दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर एन माइनस का रूल आ जाएगा, यहाँ पर एन प्लस का रूल आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। टू इंश्योरेंस समझ में आया? हाँ। लेस समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर, क्योंकि वो अगले साल के, इस करंट ईयर का नहीं है। हाँ ठीक है। तो इस साल वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? बैलेंस शीट में असेट्स बन asset जाएगा। बन जाएगा। पक्का? यस सर। एडजस्टमेंट में दी हुई चीज कितनी जगह पर आती है? दो जगह पर। ट्वाइस समझ गया या फिर से समझाऊं? नहीं सर, सर आगे। ठीक है भाई। अब एक नोट पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव बीन मेंशन्ड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिया हुआ होता? इनसाइड द तो ट्रायल। तुम्हें पता है कितनी जगह आता? एक ही जगह आता। एक ही जगह आता। तो अब उसको कहाँ पर शो करते? तो लिखा Balance हुआ sheet. दे विल बी शोन ऑन द असेट साइड ओनली बिकॉज इट मीन्स दैट इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड आउट ऑफ द कंसर्न एक्सपेंसेस। क्लियर? हाँ सर। इसका मतलब जो ये वाली एंट्री थी पहले हो चुकी है। तो ट्रायल बैलेंस में भी वो 15,000 शो करता है। नहीं 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 नहीं, 20 नहीं। show मतलब करता ये वाली प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 असेट्स में। ओके सर। समझ में आया? तब वो कैसे करके शो होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स में 5,000 आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अब हम वो बोलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है एंड शोज डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस मतलब Assets ए side. प्लस का बैलेंस। यस सर। पक्का समझ में आया भाई? हाँ सर। अगला है मेरे पास डेप्रीसिएशन।
ठीक है, ये भी करवा देता हूँ। अगला है मेरे पास डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को मैं क्या बोलता हूँ, नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो डेप्रीसिएशन इज द लॉस और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जैसे टेबल है, जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। समझ में आया? डेप्रिसिएशन में मैं काय का रूल लगाता हूँ, एन माइनस का रूल लगाता हूँ। काय का? एन माइनस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो बोल रहे डेप्रिसिएशन इज द लॉस और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल एसेट समझते हो ना, विच वी सी एंड टच। ठीक है, तो जैसे इस टेबल की वैल्यू कम होती रहेगी और टू दियर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। क्यों हो रहा? क्योंकि हम इसे इस्तेमाल कर रहे हो और टाइम क्या हो रहा, एक्सपायर हो रहा है, तब इसकी वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा? अब हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं किसमें भैया, फाइनल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन ऑन द वन हैंड विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि कौन सा खर्चा है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको मैंने पता है क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इसमें मुझे पैसा जाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वैल्यू कम होती रहती है। खर्चा तो हो ही रहा, लेकिन मुझे पैसा तो नहीं जाता हुआ दिखता ना इसमें, तो इसको मैं बोलता हूँ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट समझना कि डेप्रिसिएशन ऑन द वन हैंड विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज अ लॉस और एक्सपेंस। चाहे आप इसको लॉस ट्रीट कर लो, चाहे आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लो, और आप इसको नॉन कैश एक्सपेंस ही समझो। और दूसरी ओर ये क्या कर देगा, डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न असेट्स ऑन द असेट साइड। नहीं आया समझ में? आ गया सर। एक्सट्रैक्ट मतलब ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। यस सर। ठीक है, कब तक की बात बता रहा, 31 मार्च 2023 तक की। मशीनरी मेरे पास दी हुई है, 5 लाख। फर्नीचर मेरे पास दिया हुआ है, दोनों के दोनों क्या है, ये A+। नहीं आया समझ में? आया सर। इसलिए कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। आगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% से, मतलब कम हो रही है, फर्नीचर 20% से कम हो रहा। जनरल एंट्री बड़ी सिंपल होती है, डेप्रिसिएशन DI टू मशीनरी टू फर्नीचर। समझ में आ गया? ये समझो 10% इसका 50,000 हो जाएगा, 10% इसका 50,000 हो जाएगा, इसका 20,000 था तो 16,000 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है भाई, मैंने इसमें रूल क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन DI टू मशीनरी टू फर्नीचर, इसमें N- का रूल आ गया, और मशीनरी और फर्नीचर में A- का रूल आ गया। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। बहुत सिंपल है। हाँ सर। इफेक्ट इसका हम देख लेते हैं फाइनल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। यस सर। यहाँ पर N- दिखाता हूँ, यहाँ पर N+ दिखाता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे देखो टू डेप्रिसिएशन, यस। मशीनरी पे 50,000 का, फर्नीचर में 16,000 का। अभी मैंने बताया था एडजस्टमेंट में दी हुई चीज कितनी जगह जाती है, ट्वाइस, 2 जगह पर जाएंगी। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000, फर्नीचर 16,000। यस सर। एक तरीका समझ में आया। दूसरा मैं इसको बैलेंस शीट से कैसे करूंगा, मशीनरी लिख दी मैंने 5 लाख, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 450। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। फर्नीचर लिख दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 64,000। क्लियर? गॉट सर। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ये पूरा समझ लेना। देखो एडजस्टमेंट, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक की तुमको समझा दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तुमको समझा दी, ये सेकंड और थर्ड का एक ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। प्रीपेड मैंने आपको समझा दिया, डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझा दिया। यस सर। कर लेना, कोई भी डाउट होंगे तो मैं कल मैं उसको करवाऊंगा। हैंड राइटिंग साफ रखना, Yes, sir. कल मिलते हैं फिर आपको। ठीक है सर। कर लोगे भाई साहब इसे? हाँ सर, कर लूँगा। ठीक है फिर।